सॉलिड्स न्यूक्लियस उनके अपनी वजह से जो एक हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम बनी थी वो पहले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर या लिक्विड्स के अंदर, स्पेशली सॉलिड बैंड थ्योरी सॉलिड्स के लिए सिलेबस के लिए हमारे, ठीक है ना, लिक्विड्स के लिए भी अप्लाई होती है लेकिन है बेसिकली सॉलिड्स के लिए, ठीक है। यानी कि मेटल्स वगैरह उस पर भी अप्लाई हो रही होती है ना बेटे, मर्क्यूरी वगैरह पे, लेकिन हमारे सिलेबस में सॉलिड्स के लिए। एटम्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी अपनी एनर्जीज भी डिफाइन हो रही होती है। तो एनर्जी जो रिजल्टेंट एनर्जी है वो हमारे पास वो वेरी करती जा रही होती है। तो हमारे पास इसी चीज को बेटे देखते कई एनर्जी लेवल्स बनते जा रहे होते हैं। वो कई एनर्जी लेवल जो हम लोग उनको यहाँ पे इस तरह ये रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह, यानी इस तरीके से ये एनर्जी, कई एनर्जी लेवल बन गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और उनके मैंने ये गैप है, इन गैप में कोई एनर्जी नहीं होती इलेक्ट्रॉन, गैप के अंदर भी कोई एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इनको हमने इन गैप्स पूरी एनर्जी लेवल्स बनाने के लिए हम पूरा क्या बना, इसके बैंड बना देते हैं, बैंड, ये बैंड हो गया, ठीक है। अब टॉप जो बैंड होते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड, हम इन्हीं को फोकस कर रहे होते हैं बेटे, सिलेबस में यही है। बाकी भी हैं, होते हैं, पूरी सीरीज होती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन सिलेबस कंटेंट में सिर्फ कंडक्शन और वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड क्या, द गैप बिटवीन दीज टू बैंड्स, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए होगी इफ वांट टू मूव फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, वो फॉरबिडन बैंड कहलाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी में लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पे आ गए। वैलेंस बैंड क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिस इज अ वैलेंस बैंड। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की एक जैसी एनर्जी नहीं बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन इस पे एनर्जी ज्यादा है, इस वाले की एनर्जी थोड़ी कम है, इसकी और कम है, इसकी और कम है, तो रेंज ऑफ एनर्जी है ना, ठीक है। लेकिन इसमें जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे टू देयर एटम, यानी कि एटम्स के अंदर ही है वो, उनकी एनर्जी डिफरेंट लेकिन एटम्स के अंदर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी उनकी एनर्जी क्या है, वो बेटा एक जैसी एनर्जी नहीं है, जो टॉप के ऊपर एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी और कम है, तो रेंज ऑफ एनर्जीज है दोनों के अंदर, ठीक है। तो वही वैलेंस बैंड में लिखा है, अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन अ सॉलिड, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड आर लोकलाइज्ड टू इंडिविजुअल एटम्स आर नॉट फ्री, ठीक है। और कंडक्शन के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, उसमें भी रेंज ऑफ एनर्जीज होता है, वही लिखा है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन सॉलिड इन द कंडक्शन बैंड एंड फ्री टू मूव इन द मटेरियल, ठीक है। थ्रू द मटेरियल दौड़े फिरे होते हैं वो। यार ये भाई मसला यार जैम बोर्ड का। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेटा कर दिया था, ये हो गया था कल के। मेटल्स के अंदर क्या होता है कि इनको कंपेयर करें अगर हम लोग, तो हमारे पास कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होता है, ये फुली फिल्ड होती है, सारों में फुली फिल्ड जो होगा वो वैलेंस बैंड सारों में फिल होता है, ठीक है। पार्शली फिल्ड होता है कंडक्शन बैंड, और दूसरों के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये एम्प्टी होता है। लेकिन इसमें फॉरबिडन बैंड होता ही नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्योंकि हमारे पास ओवरलैप हो कर रहा होता है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड टू द बेस ऑफ द कंडक्शन बैंड, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होंगे हमारे पास वैलेंस बैंड पे, उनको हल्की सी एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी अटैच होकर वैसे वो मूव कर जाता है टू द पार्शियल फील्ड कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन उसमें बैंड में चला गया तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। नंबर डेंसिटी इंक्रीज करने, नंबर डेंसिटी क्या, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, वो इंक्रीज कर गया, अगर वो इंक्रीज कर गया इसका मतलब कंडक्शन इजी हो जाती है, इसके अंदर तब रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है बेटे, ये एम्प्टी होता है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड फुली ऊपर लार्ज गैप होता है, और गैप में फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन के एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी मूव करने के लिए, ठीक है। जो थोड़ी सी ज्यादा होती है तो नॉर्मली स्टेट के अंदर नहीं होता। हाँ, अगर बहुत ज्यादा का टेम्परेचर इंक्रीज करो, क्योंकि ये फुली ऑक्यूपाइड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डी अटैच हो गया है और इतनी एनर्जी उसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, तो फिर कंडक्शन हो जाएगी। तो जैसे एयर के अंदर है, एयर के अंदर तो डिस्चार्ज हो जाता है ना,
बेटे एयर के अंदर डिस्चार्ज होता है, यू नीड टू अप्लाई 30,000 वोल्ट 1 सेंटीमीटर इंसुलेशन एयर ब्रेक करने के लिए, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम कंसिडर करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक हम कहते हैं प्योर को, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इसमें बेटा ये हमारे पास वैलेंस बैंड तो फुली ऑक्युपाइड होता है, वैलेंस बैंड तो फुली ऑक्युपाइड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, और दोनों में गैप काफी कम होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है इस गैप में से फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप देते हो एनर्जी, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकल के बेटा यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेस फ्री होगी जिसे हम होल कह रहे होते हैं। होल रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब इस होल को ऑक्युपाई करने के लिए नेबरिंग एटम जो है तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो होल वहां बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए इसके अंदर। यहाँ पे क्या होना शुरू होता है, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करना शुरू होते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों चार्ज कैरियर्स हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, करंट। करंट इज नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो, करंट की मेन डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है। तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में भी ज्यादा हो गया बेटे, हमारे पास वैलेंस बैंड में भी ज्यादा हो गया, क्योंकि एक में प्रोटॉन ज्यादा, होल ज्यादा हो रहे हैं, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी जो इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों करता है? उनका रेजिस्टेंस इसलिए इंक्रीज करता है कि बेटे एटम्स को जब एनर्जी मिलती है तो एटम्स का वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। इसको देखो, ये ऑलरेडी पार्शली फिल्ड था, पार्शली फिल्ड होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके दौड़े फिर रहे होते हैं रैंडमली। ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इसको एनर्जी मिली भी है तो एक इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर नहीं जाएगा तो नंबर डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस के ओवरऑल वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके अंदर जा ही नहीं सकता, अगर जाएगा तो हमारे पास कंडक्शन होगी ना, क्योंकि पार्टिकल लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है, लेटेस्ट वाइब्रेशन इंक्रीज करना शुरू हुई थी पार्टिकल्स की, और ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कंडक्शन बैंड, बिकॉज क्योंकि पार्शियली फिल्ड होता है, वो जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पाथ देता ही नहीं उसके अंदर मूव कर सकें, उसको मूव करेंगे तो हमारे पास कंडक्शन होगी ना, ठीक है। जिसका नंबर डेंसिटी हमारे पास वेरी नहीं करती, इंक्रीज नहीं करती, कोई चेंज नहीं आती, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू होता है। वही लिखा हुआ है, resistance of metal increases as temperature increases because atoms vibrate more and electrons collide more frequently with the vibrating atoms, ठीक है, the vibrating atoms and cannot enter into the conduction band from the valence band, ठीक है। Therefore there is no increase in the number density of free electrons, so current increases and resistance increases, ठीक है, current increases and resistance increases, ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड होता है फ्री होता है बिल्कुल, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो निकल के ऊपर चले जाते हैं, नीचे होल बन जाते हैं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर जाते हैं इन द वैलेंस बैंड, सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं इन द कंडक्शन बैंड, तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। तो वही लिखा है हमारे पास, if a semiconductor is heated, more electrons gain energy needed to jump up to the conduction band. This increases the number of charge carriers in the conduction and valence band. Charge carriers holes दोनों. The number of density of electrons in the conduction band is equal to the number of density of the holes in the valence band. यहाँ से निकल ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड से निकल कंडक्शन बैंड के, तो वैलेंस बैंड में होल बन गया और वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन चला गया, तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, therefore increase the number density increases the current and resistance decreases, ठीक है। यही इफेक्ट होता है बेटे हमारे पास उसके अंदर भी, एलडीआर के अंदर भी। एलडीआर में क्या होता है, वहां पर क्या हम हीट कर रहे थे ना, हीट करने के बाद क्या होता है, फोटोन आ रहा होता है, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को जाके हिट किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से निकले कंडक्शन बैंड में चला गया,
वैलेंस बैंड में होल बन जाएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चल गया तो वहां पे भी नंबर डेंसिटी इंक्रीज करगी, वहां पे भी डेंसिटी इंक्रीज करगी, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या चार्ज कैरियर इंक्रीज कर गया तो हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। वही चीज है, photons of light are absorbed by the electrons in the valence band and they jump to the conduction band, leaving behind holes in the valence band. Both electrons and in the conduction holes in the valence band are charge carriers and increase the number density. ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। Hence LDR has higher resistance in dark because few electrons in the conduction band and more electrons in the valence band होते हैं। ठीक है, also at high intensity यानी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा करते हो, strength of electron in the conduction band and holes in the valence band increase due to increase of photons। ठीक है, therefore the resistance decreases due to increase of charge carriers in number density। ठीक है, ये हो गया। अब बेटे इस पे क्वेश्चन किस किस्म के आए हुए हैं पास पेपर के अंदर, ये मैंने रेफर किया हुआ है बेटे जून 20 का पेपर 4-1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी 5 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्योंकि टॉपिक मैंने कहा था 2016 में आया था, स्पेसिमेन पेपर जून 16 में भी है, 16 के पेपर में क्वेश्चन आए बेटा, 17 में भी आए, 18 में भी आए, 19 में भी आए, 20 में भी आए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अब इसको कंसिडर किया जाता है। तो बेटे हमारे पास ये 18 जून 18 के पेपर में भी यही हमारे पास यानी एलडीआर के ऊपर क्वेश्चन जो बना था वो मैंने वो लिया हुआ। मार्च 19 में भी देख लो 4 मार्क का बना, तो बाद का 5 to 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन नीचे देखिए लिखा है बी पार्ट है ना इसका, किया हुआ है। अच्छा बेटे क्वेश्चन में ये पूछा क्या हुआ था, अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड इन सॉलिड आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.2। तो कंडक्शन बैंड शो किया हुआ उसने, फॉरबिडन बैंड शो किया हुआ है, वेलेंस बैंड यूज किया। ठीक है, बाकी मैंने कहा था सिलेबस में नहीं बनते। यूज बैंड थ्योरी टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑन द लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। ये लेफ्ट साइड पे लिखा सारा यही बनता है। अब 5 मार्क के लिए मार्किंग की हमें क्या कहती है, उसने कहा इन लाइट फोटोन्स गिव एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, या इन लाइट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड एब्जॉर्ब फोटोन, एक ही बात होगी। इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस एफ बी का मतलब है वो फॉरबिडन बैंड। ठीक है, जंप टू द कंडक्शन बैंड सी बी जो है, पॉजिटिव होल्स लेफ्ट या क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, लो इंटेंसिटी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, यह हो गया। इसको चार्ज कैरी 1 2 3 4 5 नंबर देख लो किस तरह उसने पूरे किए हुए हैं। ये रिसेंट मार्किंग की गई, मैंने 20 का क्वेश्चन है, 20 वाली मार्किंग की लिखी हुई है जून 20 की। ठीक है, 4-1 वेरिएंट और 4-3 वेरिएंट में क्वेश्चन भी बना था। मेटल्स पे क्वेश्चन आया बेटा जून 24-2 वेरिएंट, हमारा वेरिएंट जो होता है उसके अंदर क्वेश्चन में 11 का ए पार्ट का 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ था अपर मोस्ट एनर्जी बैंड इन सॉलिड आर नोन एज वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। कॉपर वायर इज एट रूम टेम्परेचर। यूज बैंड थ्योरी टू एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। 4 नंबर मार्किंग की आगे लगी हुई है। क्या हमें कह रही है बेटा, उसने कहा हुआ कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड ओवरलैप। ठीक है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड देखो बेस ऑफ द कंडक्शन बैंड के साथ मिल रही होती। फॉरबिडन बैंड यहाँ पे होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल या जीरो है। नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर डज नॉट वेरी। ठीक है, जब हीट टेम्परेचर करते हो थर्मल एजिटेशन स्टार्ट होती है, वो वेरी नहीं करते। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में विच इज पार्शली फिल्ड, और जो वैलेंस बैंड है फुली फिल्ड होता है, लेकिन उसमें चार्ज कैरियर में वेरिएशन नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इंक्रीजेस इन टेम्परेचर गिव राइज टू द इंक्रीज लेटेस्ट वाइब्रेशन। बेटे कंडक्शन तब इंक्रीज होते कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो। ठीक है ना, लेटेस्ट वाइब्रेशन हिंडर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक हो गया। देन क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क विच इज मार्च 17 4-2 वेरिएंट का क्वेश्चन 11 सेमीकंडक्टर्स पे आया है। यूज बैंड थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई अनलाइक कॉपर वायर द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक मैंने बताया था प्योर को कहते हैं सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस
विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। 5 नंबर मार्किंग की क्या कह रही, एनी 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन नीड एनर्जी टू एंटर कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। पॉजिटिव चार्ज होल्ड द लेफ्ट इन द वैलेंस बैंड, मूविंग चार्ज कैरियर्स होल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर करंट। करंट की डेफिनेशन फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होता है, वो लिखा हुआ है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लीड्स टू या मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, द चार्ज कैरियर्स मोर होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो मोर करंट। मोर चार्ज कैरियर्स होल्ड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू लेस रेजिस्टेंस, तो करंट ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम ही हो जाएगा। Increase of the temperature causes greater amplitude of vibration of the atoms, ions, lattice effect. The more charge carriers hold electrons is greater than the effect of the greater vibration, so resistance decreases. ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये मार्च 18 का एक अच्छा क्वेश्चन था, विच इज ऑन मेटल्स और एलडीआर दोनों के ऊपर है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन था ये। सम एनर्जी बैंड्स in solids are shown figure 11.1. The width of the forbidden band and the number density of the charge carrier occupy each band depend upon the nature of solid. ठीक है, वो कंडक्शन बैंड भी लिखा है, गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस फॉरबिडन बैंड, वो भी लेबल किया, वैलेंस बैंड भी उसमें। यूज बैंड थ्योरी टू एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट रूम टेम्परेचर इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद टेम्परेचर। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है द रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी। तो बेटा नेक्स्ट में मार्किंग की लगाई ये 7 नंबर की। ठीक है, ये तो इतना हो गया है। ये बैंड थ्योरी एक अच्छा टॉपिक था, यानी कि ये कवर हो गया। अब बेटे बैंड थ्योरी के बाद नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ये पहले इसमें नहीं होता था, अब इसके अंदर मर्ज के पहले मेडिकल फिजिक्स ब्रांच होती थी। ठीक है, उसके अंदर 4 टॉपिक्स आते थे, एक अल्ट्रासाउंड का, एक उसका एक्सरेज का, एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का, और एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग है, सिटी स्कैनिंग जिसे कह रही होती है। लेकिन अब सिटी स्कैनिंग और ये इसने इसमें डाल दिया, और अल्ट्रासाउंड को बेस में डाल दिया, वो अलग टॉपिक कर दिया हुआ है, और एमआरआई को रेजोनेंस में डाल दिया, जो मैंने पढ़ा तो दिया है लेकिन मैंने करवाया नहीं था आपको, उस पर करवा देता हूँ। ठीक, अब बेटे मैं उस पर आने लगा हूँ, यानी मेडिकल फिजिक्स चाहे ब्रांच कंसिडर कर लो उसको, जिसके अंदर ये हम पढ़ रहे होते हैं ये चीज़ें। यहाँ पे इसके अंदर ये हमने जो पढ़ना है इसी के अंदर लास्ट लर्निंग आउटकम देखोगे ना सिलेबस का, तो यही है जो हम अभी कराने जा रहा हूँ, एक्सरेज। ठीक है, अच्छा मैं समझा देता हूँ, बाद में फिर आपको लिखा भेज दूंगा। एक्सरे यानी कि एक्सरेज प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, जो चीज सिलेबस के अंदर है बेटे, ये है क्या, प्रोड्यूस किस तरह हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरेज हम पढ़ चुके हैं, ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। गैमा के बाद सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी आती है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है तो इसका मतलब है ये फोटोन ही है, डिस्क्रीट पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, और इसकी एनर्जी हमारे पास होगी E=hf E=hc लैम्डा से आना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जिसमें आ रहा होता है दिस इज 10 टू रेज पर 18 हर्ट्ज के ऑर्डर का आ रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं कि एक्सरेज फोटोन्स निकलते कैसे हैं। ठीक है, अगर फोटोन कह दिया तो अंडरस्टूड हो गया इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज नहीं है बेटा, चार्ज की वैल्यू इस पे 0 होती है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब आते हैं कि हमारे पास एक्सरे प्रोडक्शन किस तरह होती है, इसका प्रोडक्शन प्रिंसिपल क्या है। बेटे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं तब, वैसे भी कोई भी अगर चार्ज कैरी, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सलेट कर रहा हो ना, एक्सलेट कर रहा हो या रिटार्ड कर रहा हो, तो उसकी मूवमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं। ठीक है, अगर सिंपली कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट वो एकदम एक्सेलेट करवाते हो या रिटार्ड करवाते हो, तो उसकी वजह से बेटे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल क्योंकि सिलेबस कंटेंट्स तक रहते हैं, तो हम एक्सेस तब निकलेंगे, हम कहेंगे जब भी एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मेटल टारगेट को हिट करता है। ठीक है, यानी एक्स रेज आर emitted when fast moving electron
hit a metallic target, ठीक है, एक मेटल टारगेट को हिट करेगा तो वो निकलेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ये हम किस तरह प्रोड्यूस करवाते हैं, उसके एक्सरे ट्यूब जिसे कह रहे हैं हम, उस पर आते हैं, एक्सरे ट्यूब। अब पहली चीज मैंने कहा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट अ मेटल टारगेट, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस। एक्सरे ट्यूब क्या है हमारे पास, चलें ये एक फिलामेंट बेटे मैंने कंसिडर कर लिया ये वाला, ठीक है, इसको चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट दे दो या डायरेक्ट करंट से, ये तो नहीं हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए बेटे इसको मैंने एक्साइटिंग वोल्टेज माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने एनोड बना दिया इसको, और इसको हम पोटेंशियल भी अर्थ वाले पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक मिनट लेबल कर दूं बेटे, दिस इज वाटर कूल्ड स्पिनिंग एनोड हो गया, दिस इज एक्स-रे विंडो, ठीक है, ओपेक इवैक्यूएटेड चैम्बर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हॉट फिलामेंट हो गया, टू emit thermal electrons, ये होता है 20 to 20,000 volts फॉर डायग्नोसिस, ठीक है, और DIAG डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ये हम वेरी कर सकते हैं, ये लो वेरी है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा बेटे हमारे पास मैंने ये कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल टारगेट को हिट करता है तो उस मेटल टारगेट में से एक्सरेज अमिट होती हैं, सिंपल मैंने यही बताया अभी, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हो, पहले इलेक्ट्रॉन मैंने प्रोड्यूस किसके थ्रू किए हैं, थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू किए हैं, जो कि E=I² RT। इस मेटल टारगेट में अगर हाई करंट पास करेगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। बेटे इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे यहाँ से, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, फर्दर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या होंगे, रिपेल होंगे, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट होंगे। तो इस रीजन के अंदर हमारे पास क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो
इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि इसी काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट करते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वीई। वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, एंड ई इज द चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल विच इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन इस टारगेट, ये मैंने जो रिप्रेजेंट किया ना, ये कौन सा कलर, रेड कलर से, बेटे ये मेटल टारगेट शो किया हो, बाकी वो असेंबली जिसके ऊपर फिक्स हुआ हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन ये वाले जाके सपोज इसको जाके हिट किया अगर ये वाले, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हिट किया तो यहाँ से एक्सरेज निकलना शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से एक्सरेज निकलना शुरू होगी ये वाली, वो इस विंडो में से फिर पास करना शुरू होगी, ये एक्सरेज निकल रही है, ठीक है, इमिटेड एक्सरेज, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिंपल मैंने बताया कि इसमें कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल टारगेट को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन में वो एक्सरेज निकली हैं। अब इसका अगर हम देखते हैं जो एक्सरेज निकल रही होती हैं, एक्सरेज स्पेक्ट्रम अगर देखें वो किस किस्म का बनता है, एक्सरेज स्पेक्ट्रम यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी लिखूं एक्सरेज की, ये इंटेंसिटी होगी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर, और ये वेवलेंथ होगी। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम जो मिल रहा होता है, हमें दो किस्म की इसमें चीजें मिल रही होती हैं। हमें एक तो ये वाला रीजन मिलता है इसमें, और एक स्पाइसेस वाला रीजन मिलता है ये वाला, इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब हम आए इस वाले को कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी दो किस्म के स्पेक्ट्रम के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, टू कंपोनेंट्स कह लो। एक को हम कह रहे होते हैं हमारे पास ब्रेकिंग रेडिएशंस, ठीक है, जिसे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दिस इज नोन एज लाइन या करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, करेक्टरिस्टिक्स या लाइन स्पेक्ट्रम, लाइंस वगैरह आ रही होती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बेटा इसमें यहाँ पे अगर मैं रेफर करूँ कहाँ पे आता है, ये वाला सारा रीजन जो है ये वाला, दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बना है ब्रेकिंग रेडिएशन जिसे आप कह लें, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बना है, दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। ये जो हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ होती है इसको हम कह रहे होते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, डबल टी शायद होता है, कट ऑफ लैम्डा। अब आते हैं, ये दो किस्म के स्पेक्ट्रम बनते हैं। प्रिंसिपल मैंने वही बताया कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट अ मेटल टारगेट एक्स रेज आर एमिटेड। अब एक्स रे जो अमिट हो रही हैं उनको अगर हम उसके बेटे स्पेक्ट्रम देखें तो हमें दो किस्म के उसके अंदर रीजन मिल रहे होते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस होता है और एक स्पाइकी पार्ट होता है। स्पाइक वाले पार्ट को हम करेक्टरिस्टिक्स या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है किस मटेरियल के हमारे पास वो जाके किस मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन जाके हिट की हैं, ठीक है। टंगस्टन के लिए वॉल्फ्राम के लिए कुछ और आता है, प्लैटिनम के लिए कुछ और आता है, ठीक है, गोल्ड के लिए कुछ और होता है। तो इसके करेक्टरिस्टिक हर मेटल के लिए डिफरेंट होती है, मेटल पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन प्रिंसिपल के ऊपर होता है। और ब्रेकिंग रेडिएशन हमारे पास क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जाके हिट करता है किसी मेटल टारगेट को तो उसकी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आती है, वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई थी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों आ रही हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसे हम ब्रिमस्टॉरलिंग रेडिएशन भी कह रहे होते हैं, जर्मन वर्ड है वो, ठीक है, जिसका मतलब ब्रेकिंग रेडिएशन है। ब्रिमस्टॉरलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, रेडिएशन। बेटे ये हमारे पास एक मेटल टारगेट का पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है मैंने EK1 ले ली बेटे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मेटल टारगेट है ना, जैसे मेटल टारगेट में शो कर दूँ, मेटल का टारगेट है, ठीक है। ये यहाँ और यहाँ पे जब इसके अंदर चला जाता है तो इसने रेस्ट में जब जाके हिट करता है बॉल को, दीवार पे हिट करें तो बॉल एट टाइम रेस्ट पे आती है, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आती है, बड़ी जल्दी वो डिस्लेट करती है। तो यहाँ पे जाके हिट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी EK2 हो जाएगी बेटे, मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था, ठीक है। ये कम होगी, EK1 की वैल्यू ज्यादा होगी। ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ रहा है EK1 माइनस EK2 बेटे, ये एनर्जी ऑफ फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो रही है। किसकी थी डिफरेंस ऑफ एनर्जी बेटे? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इन अदर वर्ड्स EK1 माइनस EK2 विच इज इक्वल टू डेल्टा EK, किसके बराबर हो गया? HC ओवर लैम्डा, ठीक है। अब हमारे पास देखो, मैंने यहाँ पे जो पिछला ग्राफ है, मैंने यहाँ पे जो चीज रिप्रेजेंट की थी, मैंने इंटेंसिटी ली हुई है, मैं बाद में बताता हूँ इंटेंसिटी भी क्या, और यहाँ मैंने वेवलेंथ ली हुई थी बेटे। ग्राफ मेरे पास इस किस्म का बन रहा है, और ये ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूस रीजन आ रहा है, ये वाला सारा, जिसमें जो वेवलेंथ मिट हो रही है ना, ये वाली, ये क्या डिफर कर रही है? डिफर क्यों कर रही है? ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट कर रहा है बेटे। जो फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे हैं उस मेटल में से, थर्मियोनिक एमिशन प्रोसेस में से, उनकी सारों की कांस्टेंट एनर्जी नहीं थी। उनकी डिस्लेशन जो होती है जब जाके हिट करता है मेटल टारगेट, वो भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो भी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट ना होने की वजह से इसकी वैल्यू रेंज के अंदर आ रही है, इसका मतलब ये भी हमारे पास डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट, इसका मतलब ये भी रेंज के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो कम, ये जो वेवलेंथ आ रही है, जिसे मैंने कहा था कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, इसमें क्या होता है? इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास ये मेटल टारगेट है, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाके हिट करता है इस मेटल टारगेट को, और मेटल टारगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही लिया उसने, मेटल टारगेट का किसी तरीके से वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या फिर एक एटम के ऊपर जाके हिट किया तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी EK2 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। EK की वैल्यू 1 है, ये तो है ही है ना। तो बेटे ये हमारे पास देखो EK2 की वैल्यू, ये वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ EK1 माइनस EK2 HC ओवर लैम्डा है, ये वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो मेरा डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा बेटे? ये डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा? कोई चीज माइनस ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। उस मिनिमम वेवलेंथ को आप कह रहे होते हो कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ क्या है? कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज एब्जॉर्ब बाय द एटम ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस ड्यू टू इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, so this therefore increases the difference of energy of the electrons, ठीक है, from its initial position to its final dislated position, ठीक है। तो हमारे पास वो मिनिमम वेवलेंथ जो निकलेगी हमारे पास फोटॉन्स का, आप कह रहे हो तो कट ऑफ वेवलेंथ, क्लियर। दूसरी चीज आती है हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंदर, करेक्टरिस्टिक्स या लाइन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा होता है? ये स्पाइक्स वाला। ये क्यों आ रही होती है? ये हो इसलिए आ रही होती हैं बेटा, एक एटम को देखते हैं दरमियान में न्यूक्लियस है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जो पढ़ी हुई ना हमने पहले, वही है। अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन जाके हिट किया है, जो भी इलेक्ट्रॉन जाके हिट किया, सपोज करता हूँ बेटा मैं इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले इलेक्ट्रॉन को हिट किया, ये क्या था? इलेक्ट्रॉन जो मेटल टारगेट में से आ रहा था, उसमें थर्मो इलेक्ट्रॉन जिसे कहें, ये थर्मो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जाके हिट किया इस मेटल टारगेट, तो हिट किया तो उसने पकड़ के इसको यहाँ पे ले गया, क्या हो गया? एक्साइट हो गया। अब एटम ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं आया, इसने डी एक्साइट होना है,
जब डी एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो हम पढ़ चुके हैं वो भी, हमारे पास क्या जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो रिलीज करता है इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ डिफाइंड वेवलेंथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ठीक है, फोटोन इज रिलीज्ड। ठीक है, तो हमारे पास अब कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को कह रहे होते हैं कि हर मेटल के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब जाके हिट करता है तो एटम्स को एक्साइट कर देता है, उनके इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में ले जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो डी एक्साइट करते हैं तो फोटोन रिलीज करते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं स्पेसिफिक कह लो या फिर स्पाइक पर कह लो, लाइन कह लो, या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, विच इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर मटेरियल मीन कॉपर के लिए बेटा ये स्पाइकी पार्ट डिफरेंट आ रहा होता है, ब्रास के लिए डिफरेंट आता है, वॉल्फ्राम टंगस्टन के लिए डिफरेंट आ रहा होता है। ठीक हो गया, अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि एक्सरेज है क्या, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ठीक है, और एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है। लेकिन अब दोबारा डायग्राम पे अगर मैं आऊं एक्सरे ट्यूब की, ये क्लियर हो गया ये चीजें। अब बेटे हमारे पास दो तीन चीजें इसमें आ रही हैं जो मैंने नहीं अभी एक्सप्लेन की, कि इस पे मैंने लिखा वाटर कूल्ड स्पिनिंग एनोड। हम इसको स्पिन क्यों करते हैं, स्पिन इसलिए कहते हैं ताकि ग्रेटर पार्ट जो है दैट इज अवेलेबल टू द थर्मो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द मिशन ऑफ एक्स रेज। स्पिन इसलिए करते हैं हमेशा ग्रेटर पार्ट इज अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, और एक तो ये रीजन होगी, दूसरी रीजन क्या है बेटे, हमारे पास जब जाके थर्मो इलेक्ट्रॉन जाके हिट करेगा तो जाके रुक गया उसके अंदर, मेटल के अंदर रुक गया, तो उसने अपनी एनर्जी मेटल को दे दी। अब मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कम होती है, जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम होती है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बड़ी जल्दी होते हैं, तो मेटल तो बड़ी जल्दी हीट अप हो जाएगा। उस हीट की वजह से भी तो इसके एटम्स के एक्साइट कर देंगे ना, उसकी हीट की वजह से एटम एक्साइट करेंगे, वो भी डी एक्साइट करेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या एक्सिस एमिट कर सकते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। तभी तो स्पाइक्स आ रही होती हैं उसमें, वेरिएबल हमारे पास इंटेंसिटी आ रही होती है। ठीक है, वेरिएबल इंटेंसिटी आ रही है, तो इसलिए हमारे पासे क्या है, इस तो एक तो वाटर कूल लेते हैं, वाटर इसलिए हम यूज करते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी पीछे ड्रॉपलेट फॉर्मेट में वाटर मेटल के ऊपर गिरता जा रहा होता है उसकी बैक साइड के ऊपर, जिसकी वजह से मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, यानी वाटर एज ए कूलेंट के तौर पे काम कर रहा होता है टू दिस एनोड। और स्पिन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि एक ही एरिया एक्सपोज ना रहे टू द थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और हिट पार्ट हम अवेलेबल कर रहे होते हैं उसका, ताकि हमारे पास वो हिट करता जा रहा हो हर तरफ से, एक तरफ नहीं लगा हुआ, दोनों तरफ लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ इधर भी लगा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर होगी कि हम बेसिकली इस वाले हिस्से को हम विश टू गेट रिड ऑफ दिस वन, क्योंकि हमें वेरिएबल इंटेंसिटी वाली चीज नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली हम वाटर कूल्ड वाटर क्यों यूज कर रहे हैं और स्पिन क्यों कर रहे हैं। स्पिन करने की एक रीजन मैंने ये बताया ग्रेटर पार्ट, और दूसरा स्पिन की मेन रीजन ये है ताकि हमारे पास एक ही हिस्सा डायरेक्टली थर्मो इलेक्ट्रॉन के आगे एक्सपोज ना रहे। ठीक हो गया, अच्छा, अब दूसरी चीज आ गई, ये मैंने लिखा 20 to 20 किलो वोल्ट पर डायग्नोसिस, क्यों, ये क्या आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म की चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जितना बेटा ये वोल्टेज ज्यादा कर दोगे ना, उतना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैद ही ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये ट्यूब का करंट ज्यादा होगा, ये ट्यूब का करंट यही आ रहा है ना, इस ट्यूब में से करंट पास कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर जो पास कर रहे हैं कम टाइम के अंदर पहुंच जाएंगे, करंट इंक्रीज कर देगा। अब हमने आना है कि इस पे करंट इंक्रीज करता है तो उस पर चेंजेस क्या आती है। ठीक है, अब दो किस्म की चीजें आ गई बेटे, ट्यूब करंट की डिपेंडेंसी, और मैंने दूसरी तरफ क्या था, ये इंटेंसिटी था, इंटेंसिटी पे आज क्या होता है। ठीक है, अब एक्स से सारे जो निकलती हैं बेटे, यहाँ पे देखो वेवलेंथ डिफर कर रही है ना, वेवलेंथ डिफर कर रही है, तो इसका मतलब हमने इसको भी फोकस करना है और इसको भी फोकस करना है। ठीक है, अगले पेज पे आ गए। अच्छा,
intensity watts per meter square, lambda in meter. ओके, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा नॉट कह लो, इससे कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी क्लियर हो गया और दूसरा ब्रेकिंग रेडिएशन स्पेक्ट्रम भी क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, ये जो चीज होती है दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंटेंसिटी। जो है इंटेंसिटी है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंडेंट होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जाके हिट करते हैं मेटल टारगेट को पर यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो वो एनर्जी होती है, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स hitting the metallic target per unit time। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने अगर इंटेंसिटी ज्यादा करनी है, ठीक है, इंटेंसिटी अगर मैंने ज्यादा करनी है तो ऑब्वियस बात है कि मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर मैंने इंटेंसिटी को ज्यादा करना बेटे तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो ज्यादा करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने के लिए क्या होगा हमारे पास कि आप करंट जो प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, हीटर को, ये इस करंट को ज्यादा कर दो तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, तो जो ही आप करंट ज्यादा करोगे फिलामेंट लैंप का तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे। हर फोटोन की अगर एनर्जी कांस्टेंट भी अगर आपने ली है तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे तो ओवरऑल एनर्जी जो पहुंचेगी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बेटे इसको इंक्रीज करने के लिए हम लिख सकते हैं तो इंटेंसिटी जो है increases if heater current increases। E is equal to I square RT। ये करंट ज्यादा कर दो, ज्यादा हीट होगी, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। एमिटेड। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट बेटे हमें ये होता है कि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना इमेज ज्यादा क्विक बनता है। ठीक है, उतना इमेज ज्यादा क्विक बनता है और हमारे पास ब्लैकनिंग पार्ट जो होता है एक्सरे इमेज के ऊपर वो इंटेंसिटी की वजह से ही होता है। ठीक है, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना इमेज क्विक प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड blackening part on photographic plate, यानी क्विक इमेजेस के थ्रू आ जाता। नहीं थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा ब्लैक हिस्से को बहुत ज्यादा ब्लैक करने के लिए। ठीक, ये हो गया, ये तो इंटेंसिटी है। अच्छा, इंटेंसिटी ज्यादा करने के लिए आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हिट करेंगे वो कैसे ज्यादा होंगे अगर ट्यूब को करंट को ज्यादा कर उसको ज्यादा करोगे, हीटर को जो करंट जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये जो चीज आ गई दूसरी चीज ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब ऑब्वियस बात है जिसकी बेटे वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी कम है तो हमारे पास एक्सेस को होंगी वो सॉफ्ट एक्सेस होंगी। तो सॉफ्ट एक्स रेज आर एमिटेड। सॉफ्ट एक्स रेज तो कोई हेल्प ही नहीं कर रही होती, वो क्यों बंदे में से पास नहीं करती। वो बंदे में से पास करके फोटोग्राफी फिल्म पे गिरेंगी तो हमारे पास हम कहेंगे इमेज बना है। ठीक है, एंड आर एब्जॉर्ब्ड
by patient and do not contribute in image फॉर्मेशन, क्योंकि बंदे को ओवरऑल डोज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अगर हमने, इसलिए हमने इनको किस तरीके से ब्लॉक करवाना हो तो बाद में देखते हैं कैसे ब्लॉक। हमने एक्सरेज क्यों आ गया, एंड आर ब्लॉक्ड बाय aluminum filters at the X-ray window। अच्छा, ये तो एक चीज होगी। दूसरी, एनर्जी मैंने अगर ज्यादा करनी है, एनर्जी ज्यादा करने के लिए तो हार्ड एक्सरेज, ये मेनली हेल्प कर रही होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और हार्डनेस डिपेंडेंट भी होगी, ये चाहिए होती है। हार्डनेस इंक्रीज करती है बेटे अगर हम लोग एक्सलेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर दें, एक्सलेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर दें। ठीक है, एक्सलेटिंग वोल्टेज बिटवीन फिलामेंट एंड कैथोड इंक्रीज कर दूं। ठीक है, एक्सलेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर दूं। ठीक है, ठीक, अब एक्सलेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर दिए तो हो गया। अब हार्ड एक्सरेज का मतलब है हैविंग मोर पेनिट्रेशन एबिलिटी। ठीक है, सो इज ऑब्टेन्ड। ठीक हो गया, तो एक्सरेज बेटे हमारे पास जो आ रही हैं, अब दो चीजें याद रखनी है कि एक तो इंटेंसिटी और दूसरी ये। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज जो हो रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इंसिडेंट ऑन इट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करोगे, कैसे ज्यादा करोगे, अब करंट अगर ज्यादा कर दोगे, फिलामेंट का थर्मियोनिक एमिशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ज्यादा फोटोन भी रिलीज होंगे। दैट इज एसोसिएटेड विद द इंटेंसिटी। और वेवलेंथ जो हमारे पास है वो हार्ड या सॉफ्ट एक्सरेज के हैं। अब हमारे पास एक्सरे इमेज बनता क्या है, ऊपर एक्सरे विंडो होती है, नीचे पेशेंट होता है, नीचे फोटोग्राफी फिल्म है जिस पे जाके इमेज बनती है। एक्सरेज बंदे में से पास करके हमारे पास उस फोटोग्राफी फिल्म पे जाके गिरती है। एक्सरेज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय बोन्स एंड पास टू द फ्लैश पार्ट। ठीक है, और जिस हिस्से से एक्सेस फ्लैश वाले पार्ट में से पास करके फोटोग्राफी फिल्म पे जाके हिट करती है वो हिस्सा टोटली ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और जिस जगह एब्जॉर्ब हो जाती है पेशेंट के अंदर वो हिस्सा व्हाइट होता है। इसलिए को बोन का हिस्सा होता है एक्सरे के ऊपर, इमेज के ऊपर बेटा व्हाइट होता है, और दूसरा हिस्सा होता है वो ब्लैक होता है। वो ब्लैक और व्हाइट में जो डिफरेंस होता है उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। वो कैसे इंक्रीज करते हैं वो बाद में करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर एक्सरे ओवरऑल ब्लैक वाला हिस्सा ब्लैक फर्दर हो ही ना, तो आप दोनों में डिफरेंस जो होगा ब्लैक और व्हाइट पार्ट में वो बेहतर नहीं होगा, जिस वजह से हमें सही तरीके से रीडेबिलिटी इमेज की नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने ओवरऑल फोकस मेनली क्या किया, एक्स रेज है क्या बेटे, एक्स रे प्रोड्यूस किस तरह हो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स मैं शेयर भी करूँ इसको, तो मैं बता नीट करके ना, क्योंकि मैं समझाता हूँ ना। शेयर करते हैं, ठीक है। एक्सेस प्रोड्यूस किस तरह होंगी, एक्सेस जो प्रोड्यूस होती है उसका एक्सेस जो इमेज बनता है वो हमारे पास कितने किस्म का होता है। क्लास में हो भी नहीं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा है यार, तो मेरे भी ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा, मैं वो उसको मोबाइल डेटा के ऊपर ही क्लास पढ़ा रहा होता हूँ। मैं क्या वो शूटिंग नहीं की जा सकती मैं फर्दर।
चलिए पता नहीं कहाँ पर है। छोटा मजाक बाद में देखें ना, तो आप भेज दूंगा आप तक। ठीक है, तो आज के लिए इतनी एक्से प्रोड्यूस किस तरह और ये बता रहा था, फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्से इमेज क्या बनती है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, वो शायद क्लियर होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह इसको वी शैल बी एबल टू फिनिश दिस वन। ठीक है, फिर सिटी स्कैन भी कल थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा मिल गया तो वो भी कल भी खत्म हो सकती है। ठीक है, ओके बेटे, आज के लिए इतना ही। लेकिन वो बैंड थ्योरी को लाजमी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे। क्वेश्चन के मैंने मार्किंग चीज़ भी साथ भेजी है, इनको पढ़ोगे तो बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, मीट यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।